दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में फ़र्क को डिटेल में समझेंगे, जिस पे हम ये जानेंगे कि एक बिगिनर के लिए क्या बेस्ट रहेगा। हम इन चारों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये जानेंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, जहां से आप कम रिस्क लेकर ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ ही हम इन चारों ऑप्शंस को एक दूसरे से कंपेयर भी करेंगे और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि एक बिगिनर इन्वेस्टर को, जिसको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर वो अपने लाखों रुपए की सेविंग को सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये सब चीज़ें सेम लगती है, बावजूद इसके इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं जो लोगों को शुरू में पता नहीं होते, लेकिन काफ़ी सालों बाद में समझ में आते हैं, जब उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में छोटी छोटी गलती से भी बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, जो कि आज आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम इन चारों की सिमिलरिटीज़ को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें सेम होती है। तो इन चारों इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनमें आपको कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में आपको कितना % का रिटर्न मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कभी मार्केट क्रैश होता है और आपको उस टाइम पैसों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर आपको पैसे विड्रॉ करने पर लॉस भी हो सकता है। लेकिन वही बात करें दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, यूलिप या कोई रेगुलर इनकम प्लान, तो वहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिल जाता है, जो कि 5 से लेकर 8% तक हो सकता है। तो फिर ये सवाल उठता है कि लोग इन सब में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यदि हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में ग्रो होती है, जो कि पिछले 50 सालों से होती आ रही है, तो एफडी के इन्वेस्टर्स को उनका 5 से 8% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जो कि 20 से लेकर 20% या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इस छोटे से फ़र्क से लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान को ये लगेगा कि जो इन्वेस्टर 8% से पैसा ग्रो कर सकता है और कोई दूसरा इन्वेस्टर यदि 16% से ग्रो कर रहा है, तो उस 16% वाले की वेल्थ लॉन्ग टर्म में 8 वाले से डबल होगी। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे कि 1 लाख रुपए आज आपने लमसम इन्वेस्ट किए हैं, तो 30 साल बाद में 8% वाले निवेश की वैल्यू 10 लाख रुपए होगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि दूसरे वाले केस में वेल्थ सिर्फ 20 लाख रुपए होगी, लेकिन रियलिटी में 16% के रेट से 1 लाख रुपए 30 साल में 85 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 16% भले ही 8% का सिर्फ डबल है, लेकिन एक्चुअली में ये पैसों के मामले में इससे ये 8 गुना ज़्यादा है। और ख़ास बात यह है कि जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस और ज़्यादा होता रहेगा। तो जिन लोगों को मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता है, तो वे लोग हमेशा ही कोई गारंटीड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट को चुनते हैं। तो इसीलिए इन 4 ऑप्शंस का सबसे मेन बेनिफिट ये है कि लॉन्ग टर्म में आप कंपाउंडिंग की पावर से बहुत ही अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इस कंपाउंडिंग के मैजिक पर मैंने पहले से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि इन चारों में फ़र्क क्या है। तो ये जो बीच के 2 ऑप्शन हैं, इनमें आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता है। मतलब कि जितने रेट से सेंसेक्स और निफ्टी ग्रो होता है, उसके आसपास आपको रिटर्न मिल जाता है। जैसे कि पिछले 40 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से सेंसेक्स 15% से ग्रो हुआ है। तो अगर फ्यूचर में सेंसेक्स सेम रेट से ग्रो होता है, तो ये इंडेक्स फंड और ईटीएफ इन्वेस्टर्स को ही उतना ही रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये कॉर्नर के 2 इन्वेस्टर्स को सेंसेक्स और निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और उससे कम रिटर्न भी मिल सकता है। दूसरा डिफरेंस यह है कि इन तीनों ऑप्शंस में आपको एक रेडीमेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है। इनमें एक कॉमन बेनिफिट यह है कि जिसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो वो तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुन सकता है। दोस्तों खास बात यह है कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ कभी भी बैंकरप्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आपके पूरे पैसे डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और अगर यदि मार्केट क्रैश भी होता है और हमारी कंट्री बहुत बुरी सिचुएशन में पड़ जाती है, तो ये मैक्सिमम 50-60% गिर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट का इतिहास रहा है कि ये साल 2 साल में रिकवर भी कर जाते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले कोविड की वजह से निफ्टी लगभग 40% नीचे गिर गया था,
लेकिन वहाँ से जल्दी से रिकवर भी हो गया। तो अगर आप क्रैश के टाइम देरी से इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको एक्चुअली में लॉस तो होगा ही नहीं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में आपको कोई भी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता नहीं होती। आपका पैसा कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट जरूर होता है, लेकिन ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू होता है, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड या SBI म्यूचुअल फंड। या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली इन AMC के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इन्वेस्ट करने के लिए आप कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपस्टॉक्स, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग। जैसे कि अगर आप अपस्टॉक्स के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका पैसा अपस्टॉक्स के पास में जाएगा और फिर अपस्टॉक्स उसे म्यूचुअल फंड कंपनी को पहुंचा देगा। आमतौर पर 2 दिन के बाद में आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो चुका है और आपको यूनिट्स अलॉट कर दी जाती है, और इस तरह आपका पैसा डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट हो जाता है। दूसरी ओर आप ETF और स्टॉक्स में किसी ब्रोकर की तरफ से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या कौन से ETF में बाय करना है, तो आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपका पैसा एक स्पेसिफिक कंपनी में इन्वेस्ट होता है जो कि बैंकरप्ट भी हो सकती है। तो फिर आखिर में ये सवाल उठता है कि लोग फिर स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है कि डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। जैसे कि 10 साल में आपका पैसा 10 गुना ग्रो हो सकता है, तो ये 26% के CAGR रिटर्न्स होंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल के लिए सेम रेट से ग्रो होता है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट 100 गुना हो सकता है। यहाँ पर शुरू के 10 साल में आपका 1 रुपया 10 रुपये में ग्रो हो रहा था, और उसके बाद अगले 10 साल में आपका 10 रुपये 100 रुपये में ग्रो हो रहा है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, जिसका कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर्स फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, फिर ये सवाल उठता है कि लोग म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एडवांटेज समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सच ये है कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा लोग इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे ऐड देखे होंगे जिसमें म्यूचुअल फंड को सही बताया जाता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट के लिए बेस्ट है, ये कर लो, वो कर लो, वगैरह वगैरह। तो ये म्यूचुअल फंड हम इंडियंस के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि हम मेजॉरिटी इंडियंस आज भी गोल्ड और रियल एस्टेट को सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं। तो देखा जाए तो रियल एस्टेट में आपको अच्छा रिटर्न तो मिल सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन यदि आपको एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपकी सैलरी का 10%, तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है जो कि आपके लिए स्टॉक पिक करता है। आपके लिए वो पोर्टफोलियो बनाएगा और आपको अच्छे रिटर्न कमा कर देगा, जिसके लिए वो आपसे सिर्फ 1 या 2% का फीस चार्ज करता है। लेकिन दोस्तों, जब म्यूचुअल फंड इतने बढ़िया होते हैं तो लोग इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। तो इसके लिए अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को समझते हैं। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं तो आप ये पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स को और इन तीनों ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे तो नो डाउट स्टॉक्स में ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है, जैसे कि एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स और रिसर्च रिपोर्ट्स। लेकिन बात करें यदि म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर भी डेटा अवेलेबल होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हैं तो म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करना बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इसीलिए चुनते हैं क्योंकि आपके पास में फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है और आपको इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। अगर इतना टाइम आपके पास होता तो शायद आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते, क्योंकि स्टॉक्स में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में कोई मल्टीबैगर रिटर्न नहीं होते, तो इसलिए जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन फंड मैनेजर्स के ऊपर दाव लगाते हैं कि फ्यूचर में ये वाला घोड़ा ज़्यादा तेज भागेगा। लेकिन इन फंड मैनेजर्स के ऊपर भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, जिसकी वजह से वो पूरे फ्रीडम के साथ में स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाते। इसलिए इंडेक्स फंड और ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सिंपल होते हैं, क्योंकि इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE में ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक सेल होते हैं, लेकिन इंडिया में अभी के समय 2500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। और म्यूचुअल फंड इसीलिए बनाए गए हैं कि लोगों को स्टॉक सेलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े।
लेकिन अब स्टॉक से ज़्यादा हमारे पास में म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, तो हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को ढूंढने के चक्कर में वो ख़राब जगह इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर बार बार म्यूचुअल फंड को चेंज करते रहते हैं, जिससे कि हमें एग्जिट लोड और ज़्यादा टैक्स पे करने होते हैं और हम कंपाउंडिंग का मैजिक भी नहीं देख पाते। तो इसीलिए आज की तारीख में स्मार्ट इन्वेस्टर्स आपको हमेशा कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट ही सजेस्ट करेंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड या ETF, क्योंकि यहाँ पर आप किसी फंड मैनेजर के ऊपर नहीं बल्कि पूरी कंट्री के ऊपर बेट लगाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी। तो यहाँ पर आप फंड मैनेजर की रिस्क को पूरी तरह से निकाल देते हैं। वैसे इंडेक्स फंड और ETF भी एक म्यूचुअल फंड ही होते हैं, लेकिन ये पैसिव फंड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब यहाँ पर एक फंड मैनेजर तो होगा, लेकिन उसका काम सिर्फ यही होगा कि वह किसी इंडेक्स फंड को बस कॉपी करता रहे, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी या फिर स्मॉल कैप या लार्ज कैप। और साथ ही इंडेक्स फंड की कोई एडवर्टाइजिंग भी नहीं होती, इसलिए इनकी फ़ीस भी बहुत ही कम होती है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए ज़ोरों शोरों से एडवर्टाइजिंग बहुत होती है, जो कि आपके पैसों से ही की जाती है। जैसे कि यदि हम SBI लार्ज कैप फंड का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.85% है, लेकिन SBI निफ्टी इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो जस्ट 0.18% है। एक्सपेंस रेशो जो होता है वो म्यूचुअल फंड की कॉस्ट होता है। अब ये फंड आपको हर साल 0.85% का रिटर्न देगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक्सपेंस रेशो फिर भी आपसे चार्ज होगा। लेकिन इंडेक्स फंड के मामले में ये बहुत कम होता है, जिससे कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जहां बात आती है इंडेक्स फंड और ETF के डिफरेंस की, तो इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इंडेक्स फंड में SIP कर सकते हैं, जिससे कि आपको कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ETF में आप SIP नहीं कर सकते, लेकिन ETF का बेनिफिट ये है कि इसमें आप लाइव इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में आपको आपका ऑर्डर कंप्लीट होने के लिए 2 दिन का वेट करना होता है। जैसे कि यदि आज मार्केट क्रैश होता है तो ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू आप निफ्टी को लाइव बाई कर सकते हैं। और ETF की फ़ीस भी काफ़ी कम होती है, जो कि म्यूचुअल फंड की सारी कैटेगरी में सबसे मिनिमम होती है। तो यदि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली निफ्टी और सेंसेक्स बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखते ही देखते सेंसेक्स 73,000 पॉइंट्स पे पहुंच गया है और ये कुछ सालों में 1 लाख भी क्रॉस हो जाएगा। तो जिनको SIP करना है उनके लिए इंडेक्स फंड बेस्ट हो सकता है, और जो कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ETF भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे विकल्प होते हैं, लेकिन अधिकतर इन्वेस्टर्स मोस्ट ऑफ टाइम बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के पीछे भागते हैं, जिससे कि वो बार बार म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने में ही रह जाते हैं। दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड आज बेस्ट है वो हमेशा बेस्ट नहीं रह सकता। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में AUM बढ़ने पर, खासतौर पर स्मॉल कैप फंड्स में, फंड मैनेजर को फंड को एलोकेट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में SIP के लिए इंडेक्स फंड बहुत ही बढ़िया विकल्प माने जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।